हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आपको लास्ट सेशन लिमिटेशन एक्ट का जो हमने स्टार्ट किया है इंट्रो बहुत अच्छे से समझ में आई है। एंड नाउ वी आर विद द सेकंड वीडियो ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963. टुडे आई विल टेल यू व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ लिमिटेशन एक्ट एंड देन वी विल डिस्कस सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 इन डिटेल। तो सबसे पहले देखिए, लिमिटेशन एक्ट 1963 को ओवरऑल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में आते हैं आपका प्रिलिमिनरी पार्ट। प्रिलिमिनरी पार्ट कंटेन्स ओनली 1 and 2 सेक्शन। देन इज लिमिटेशन ऑफ सूट्स जो कि रिलेटेड है अपील्स और एप्लीकेशन से। इसमें हम 3 से 11 तक के सेक्शन इंक्लूड करेंगे, बोथ इंक्लूसिव 3 and 11। देन इज थर्ड पार्ट कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशंस। पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे फ्रॉम सेक्शन 12 से 24 के बीच में। देन इज एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन, ये रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज होगा। उसमें हम देखेंगे कितना टाइम पीरियड होता है, 25, 26, 27 तीन सेक्शन है। एंड देन मिसलेनियस हमारे होंगे 28 to 32, राइट। तो ओवरऑल लिमिटेशन एक्ट is all about 32 sections in all, and then we have divided it into 5 parts. So I hope बच्चे आपको ये बहुत easily समझ में आए। I'll try my best to explain it in the easiest manner, और आपको अगर कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करना और हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। So let's start with the very first thing, section 2 definition. section 1 is just the basic, आप उसको वो एक रीडिंग पार्ट होता है। तो हमारा सेक्शन 2 डेफिनेशन क्या बताता है, हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस कर रहे हैं। क्लोज ए में आपकी डेफिनेशन आती है फर्स्ट एप्लीकेंट, कि एप्लीकेंट कौन होता है। अगर सिंपल करें तो एप्लीकेंट वो होता है जो एप्लीकेशन दे रहा है। तो इट इंक्लूड्स वो सबसे पहले पिटिशनर, पिटिशनर मतलब जो अप्लाई एप्लीकेशन देता है, राइट, एप्लीकेशन दायर करता है वो पिटिशनर। सेकंड, एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom an applicant derives his right to apply, मीन्स कोई ऐसा पर्सन जिसने एप्लीकेंट के राइट को लिया है। then any person whose estate is represented by applicant as execution administrator or the other representative, मीन्स एप्लीकेंट ऐसा जो किसी की पार्टी को या किसी के पार्ट को, किसी की प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस कर रहा है, वो उसकी प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूटर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, वो सब एप्लीकेंट के दायरे में आते हैं। देन क्लोज सी इज अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं जो आपको मेन बता रही हूँ वो ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो इंक्लूड्स हुंडी एंड अ चेक। चेक और हुंडी की जहां बात होगी वो बिल ऑफ एक्सचेंज में ही इंक्लूड करेंगे हम। देन इज क्लोज ई। ई बात करता है डिफेंडेंट। देखिए डिफेंडेंट कौन होता है, एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom अ डिफेंडेंट डिराइव्स हिज लाइबिलिटी टू बी sued, यही जो हमने एप्लीकेंट में पढ़ा है। और सेम वही पर्सन जो एप्लीकेंट में होते हैं, मतलब किसी प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेटर हो या जिसने उसका राइट डिराइव करे हो, ये सब हमारे डिफेंडेंट में आते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है ई का। सेकंड है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन होता है, एनी पर्सन, वही सेम चीजें जो दायर कर रहा है एप्लीकेशन, या फिर वो पर्सन जो प्लेंटिफ के लिए अपने राइट्स को इंजॉय कर रहे हैं। देन द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमारी है 2 क्लोज जे की, इस पे मैं रुकूंगी थोड़ा। ये क्या है हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ध्यान से देखिएगा। पीरियड ऑफ लिमिटेशन ये दो डेफिनेशंस को इंक्लूड करती है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन और एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, आपने कंफ्यूज नहीं होना है दोनों ही वर्ड्स में। देखिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है, ये ऐसा पीरियड है लिमिटेशन का दैट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट टू अपील या फिर फॉर एप्लीकेशन बाय द स्केड्यूल। जो लास्ट में आपकी बुक के लिमिटेशन एक्ट के लास्ट में एक स्केड्यूल दिया हुआ है, उसमें जो आपका टाइम पीरियड दिया गया है वो पीरियड प्रिस्क्राइब पीरियड एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है। बट प्रिस्क्राइब्ड पीरियड क्या होता है, इट मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो कि हम कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस, जो यहाँ पर ये प्रोविजंस दिए इनके अकॉर्डिंग जो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सेक्शन 12 के ऑनवर्ड्स जो हम पीरियड को कंप्यूट करते हैं वो हमारा होता है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन मैंने आपको बताया है, शेड्यूल में गिवन है इन द लास्ट ऑफ द एक्ट। इफ यू सी टेबल के सेकंड कॉलम में आपको गिवन है। ठीक है, इसको कैसे होता है ये कैलकुलेशंस हम देखेंगे सेक्शन 4 से। जैसे कि क्या है, कैलकुलेशंस करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा प्रिस्क्राइब्ड पीरियड होता है। ओके, ये आपने पूरा टोटल पीरियड ऑफ लिमिटेशन चेक किया।
अब प्रिस्क्राइब्ड पीरियड कैसे होता है? प्रिस्क्राइब्ड पीरियड होता है जब हम इस पीरियड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन को करेंगे और जो लास्ट में टाइम डेट या टाइम आएगा वो होता है हमारा प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। जैसे कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है, आपका सूट फाइल करने का एक लिमिटेशन, हमने कल लास्ट सेशन में जो एग्जाम्पल लिया था, ए ने बी को पैसे दिए थे और उसमें हमने देखा था कि 3 इयर्स का उसके पास ड्यू डेट के बाद, जो ड्यू डेट है उसके बाद उसके पास 3 इयर्स का टाइम पीरियड होता है अपने पैसा क्लेम करने का, राइट। तो ये 3 ईयर क्या है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन, राइट। अब आप आ जाइए, जब उसका 3 इयर्स बाय चांस उसके खत्म हो रहे थे 1/1/2027 को, यही देखा था हमने 26 को, सॉरी। तो ऑन वन डेट क्या थी? बाय चांस वन डेट को कोई ऑफ हो गया है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट है और एज पर दैट डे इज एक्सक्लूडेड, और वो डे एक्सक्लूड है, आप उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो अब आपका जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड वो क्या है? 3 इयर्स प्लस 1 मोर डे, क्योंकि वो पीरियड जो यहाँ कैलकुलेट, वो 1 डे तो यहीं आएगा ना, तो अब टोटल 3 ईयर है। ये हो गया प्रिस्क्राइब पीरियड। जो आप कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग दिनों को काउंट करते हैं वो प्रिस्क्राइब पीरियड, और जो आपके स्केड्यूल में गिवन है वो है आपका दिस पीरियड ऑफ लिमिटेशन, राइट। तो ये हमने मेन मेन बातें डिस्कस कर ली हैं सेक्शन 2 के डेफिनेशंस की। अब आप आ जाइए सेक्शन 3 बार ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। हम सेक्शन 3 को इन डिटेल डिस्कस करेंगे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस एनी कंसेप्ट। बार ऑफ लिमिटेशन कहता है कि अगर कोई भी सूट, अपील या एप्लीकेशन आप आफ्टर द एक्सपायरी, जो आपका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है उसके बाद फाइल करते हो, तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा, या फिर वो बैड या बैन है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप उस पीरियड को क्रॉस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अगर एक पार्टी आफ्टर लिमिटेशन जो पीरियड है फाइल करती है और अदर पार्टी डजेंट ऑब्जेक्ट, दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट भी नहीं करती कि, और ना ही डिफेंड करती है कि ये तो टाइम पीरियड को क्रॉस कर रहे हैं, सो यहाँ पर किसकी ड्यूटी बनती है? भी दूसरी पार्टी को थोड़ा पता है इनका कितना लिमिटेशन पीरियड है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट ऑल्सो टू डिसमिस दिस सूट आफ्टर thoroughly checking the period of limitation whether it's expired or not, ठीक है। सो सेक्शन 3 इज इंक्लूसिव ऑफ सेक्शन 4 से 24, जो ये हम सब करेंगे। सेक्शन 3 इन सब पर बात करता है कि हम वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद अगर कोई फाइल करेगा उसको वहीं पे डिसमिस किया जाता है और ये बैड है, ओके। अब सेक्शन 3 का क्लोज टू बात करता है सूट कब स्टार्ट हुआ है या कब होगा, ये हमें ये सेक्शंस बताते हैं, सेक्शन 3 हमें बताएगा, ठीक है। अगर आप ऑर्डिनरी केस देखें कोई, व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर, जब आपने प्लेंट सबमिट करवाई, ठीक है, जब आप एक फर्स्ट, 2-3 केस हम देखेंगे, एक फर्स्ट केस देख रहे हैं, व्हेन प्लेंट इज सबमिटेड या प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर, इन केस एनी करेक्शन, अगर करेक्शन रिक्वायर्ड है, भाई प्लेंट में कोई गलती होगी, कोई टेक्निकल एरर आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? ऑल्सो सूट तभी स्टार्ट होगा जब फर्स्ट टाइम आपने प्रॉपर ऑफिसर को वो दिया था, ठीक है। वो नहीं होएगा कि भाई मैंने तो एरर करे थे और उन एरर को ठीक करके जब एप्लीकेशन दोबारा से सबमिट करी मैं वहां से कैलकुलेट करूंगा, नो। आपका टाइम पीरियड तभी से स्टार्ट हो जाएगा जब आपने ओरिजिनल प्लेंट किसको सबमिट करवाई थी? ऑफिसर को, राइट। सो इट विल रिलेट बैक, या फिर ओरिजिनल एप्लीकेशन वाला ही टाइम चलेगा। अब सेकंड आ जाता है केस कि इन केस ऑफ पॉपर, पॉपर मींस द पर्सन हु इज नॉट दैट वेल रिच्ड, ओके, कोई गरीब लोग है, तो उसके केस में क्या होगा? व्हेन एप्लीकेशन फॉर द लीव टू स्यू एज अ पॉपर इज मेड, मतलब पहले हमने पढ़ा था ना सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में, आप एक एप्लीकेशन ऐसी डालते हो जिसमें आप ये दिखाते हो कि आई एम नॉट दैट वेल रिच्ड और आई हैव नॉट दैट अमाउंट ऑफ मनी जिससे मैं इस पूरे केस को लड़ सकूं, दैट्स वाई आप एक एप्लीकेशन डालते हैं कि मुझे पॉपर या एज अ पर्सन इंडिजेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन के बाद जब आपके फेवर में डिसीजन आ जाएगा कि हाँ आप एक इंडिजिनेंट पर्सन है, फिर आप अपनी प्लेन सबमिट करवाते हो, तो वो पीरियड कैलकुलेट होता है, वहां से पीरियड स्टार्ट होता है, राइट। जैसे हमने एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 33, याद आ गया मुझे, ऑर्डर 33 सीपीसी में हमने डाली थी, ऑर्डर 33 एप्लीकेशन एज एन इंडिजेंट पर्सन, ठीक है। जैसे इस केस में आप समझिए क्या होता है, आपका कोर्स ऑफ एक्शन इस डेट को बाई चांस अराइज हो गया, ठीक है, फिर आपने इस डेट को एप्लीकेशन डाली अंडर ऑर्डर 33 कि मुझे एक इंडिजेंट पर्सन डिक्लेयर कर दें, ठीक है, आपने यहाँ पर एप्लीकेशन डाली, फिर यहाँ पर आपका प्रिस्क्राइब्ड जो टाइम पीरियड है वो ओवर हो गया, ठीक है। अब प्रीसीडिंग्स स्टार्ट है, ठीक है।
तो प्रोसीडिंग्स जो स्टार्ट हुई हैं दैट इज रिगार्डिंग टू ग्रांट वेदर टू लीव और नॉट. कोर्ट एग्रीज एंड ग्रांट लीव टू फाइल अ सूट एज पॉपर. आपको यहाँ पर पहले प्रोसीडिंग्स किस चीज की स्टार्ट हुई कि आपको पॉपर डिक्लेयर करें कि नहीं करें. तो बाय चांस आप डिक्लेयर कर दिए गए हो, डिक्लेयर क्या कर दिया आपको, पॉपर. तो आपको जिस दिन पॉपर डिक्लेयर किया, जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाली थी, वहां से टाइम पीरियड स्टार्ट होगा. ये स्टार्टिंग टाइम पीरियड आपका, स्टार्टिंग जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाली. अगर आप पॉपर डिक्लेयर नहीं होते हो तो जब आपने कॉज ऑफ एक्शन, वहां से टाइम पीरियड स्टार्ट होगा. ठीक है. तो सूट स्टार्ट कब होगा, जब ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल हुई थी तभी से, राइट. दैट इज ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ पॉपर. नाउ अब थर्ड केस जो आता है वो है इन केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी. अगर आप कंपनी के अगेंस्ट क्लेम करते हो विच इज वूंड अप बाय द कोर्ट. सो व्हेन क्लेमेंट फर्स्ट सेंड इन हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर को, जब अपना क्लेम डालता है, वो टाइम पीरियड होता है स्टार्टिंग डेट. अभी हम सेक्शन 3 में पढ़ रहे हैं कि कब से स्टार्ट होता है टाइम पीरियड, तो ये तब से है. नेक्स्ट इज, ये तो हो गया कब स्टार्ट होते हैं आपका, ठीक है. नेक्स्ट इज एनी क्लेम बाय सेट ऑफ, या आप काउंटर क्लेम कोई कर रहे हो, दैट शैल बी ट्रीटेड एज अ सूट एंड इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड. कब से, जब आपने सेट ऑफ, कब से स्टार्ट होता है सेट ऑफ, हमने पढ़ा था ना कि आप अपना क्लेम वापस से ऐसे करते हो कि मैंने ऑलरेडी पे कर दिया था. सो इट विल बी ऑन द सेम डेट एज द सूट. जिस दिन सूट स्टार्ट हुआ था उसी डेट से इसको माना जाएगा. ये तभी से स्टार्ट हुआ है इन विच सेट ऑफ इज प्लीडेड, राइट. जैसे आपका कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ इस डेट को, सूट फाइल हुआ इस डेट को, फिर आपके प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ठीक है. रिटर्न स्टेटमेंट आ गई है. रिटर्न स्टेटमेंट में आपने, यहाँ पर है प्लेंटिफ अपनी प्लेंट सबमिट करवाता है, ये आपका रिटर्न स्टेटमेंट में आपने क्लेम डाला सेट ऑफ का. तो सेट ऑफ की टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होगा, उसी सेम डेट से जिस दिन सूट फाइल हुआ था. ऐसे नहीं मेरा सेट ऑफ मैंने इस दिन उठाया तो मेरा सूट यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं. इट विल रिलेट बैक टू द डेट व्हेन ओरिजिनल सूट वाज सबमिटेड इन द कोर्ट. ये है सेट ऑफ का टाइम. ओके. अब आता है काउंटर क्लेम. काउंटर क्लेम में कैसे होता है, ऑन द डेट ऑन विच काउंटर क्लेम इज मेड इन द कोर्ट. क्योंकि काउंटर क्लेम और सेट ऑफ में देखिए बच्चे, काउंटर क्लेम में न्यू सूट ही हो जाता है. तो यहाँ पर क्या होगा, बाय चांस आपने यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम डाल दिया, तो काउंटर क्लेम का टाइम पीरियड उसी दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन आपने काउंटर क्लेम की एप्लीकेशन डाली है, सूट फाइल किया है. बट सेट ऑफ में उस दिन से जिस दिन ओरिजिनल सूट डाला था. टाइम पीरियड समझ में आया, लिमिटेशन कैसे लगेगी. इसका टाइम पीरियड स्टार्टेड ओनली व्हेन इट इज मेड एंड सेट ऑफ में व्हेन द ओरिजिनल सूट वाज मेड, राइट. बिकॉज एज यहाँ पर न्यू सूट इज फाइल्ड बट दिस वॉज नॉट सेट ऑफ. सेट ऑफ में क्या था, सेम सूट होता है और इसलिए सूट वाला ही टाइम पीरियड चलता है. नाउ इफ एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन अ हाई कोर्ट इज मेड, अगर आप हाई कोर्ट में कोई नोटिस के लिए एक एप्लीकेशन डालते हो, देन एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट. आप उनको प्रॉपर ऑफिसर को ही वो सबमिट करवाते हो. दिस इज योर सेक्शन 3 ऑल अबाउट कि बार ऑफ लिमिटेशन क्या होती है, कब से टाइम पीरियड स्टार्ट होता है. नाउ सेक्शन 4. सेक्शन 4 बात करता है दैट एक्सपायरी ऑफ prescribed period when court is closed. So we will discuss that in next session. आज आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा, तो इसलिए सेक्शन 2 और सेक्शन 3 को ही अच्छे से समझिए क्या है. सेक्शन 2 इज अबाउट डेफिनेशन एंड सेक्शन 3 की एक्चुअल में टाइम पीरियड हम कब मान के चलते हैं, किस केस में पर्टिकुलर टाइम पीरियड कब स्टार्ट हुआ. ये पार्ट्स आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स बनाइए. एंड टिल देन हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे. थैंक यू.